दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का अगला टॉपिक जो कि है तुगलक वंश। तो हम अलग अलग वंश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और इसमें ऑलरेडी दो वंश पढ़ चुके हैं, यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, जिसमें जो तुगलक वंश के इम्पोर्टेंट शासक हैं, इम्पोर्टेंट एम्परर हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं किस क्रम से हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो उनमें आप देखेंगे जो भी रीड वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के कुछ टॉपिक और उसके पहले के जो 2-3 टॉपिक थे उनको भी हम अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, जिसमें तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक भी इसी में शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं। तो हम 2 वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और 3 वंश और इसमें हमारे बचे हुए हैं, जिनमें तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन में ही हमें दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। यानी अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश की, तो वो है हमारा तुगलक वंश। तो सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने, और इसका जो टाइम पीरियड रहा तुगलक वंश का, ये 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 94 ईयर तक जो शासन रहा वो तुगलक वंश का रहा इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और फिर भी सबसे पहला नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था उसको हराया था गाजी मलिक ने। तो गाजी मलिक बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक का ही एक नाम है, यानी उसने ही ये उपाधि ले रखी थी, गाजी मलिक की उपाधि, और गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। और यही इसी को माना जाता है तुगलक वंश का संस्थापक। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। और इसने ही सबसे पहली नहर बनवाई थी, यानी नहर की व्यवस्था जो सबसे पहले शुरुआत हुई भारत में नहर की, तो पहली नहर यहाँ पर बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसके शासनकाल में जो डाक व्यवस्था है वो भी यहाँ पर मजबूत हुई। और उसके साथ ही साथ एक संत हैं, जो सूफ़ी संत, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया। तो सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया, इनका जो संबंध है वो इसी टाइम पीरियड से है, तुगलक वंश के दौरान ही। ये जो सूफ़ी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उसी के समकालीन है, गयासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1325 ईस्वी तक, यानी 5 साल तक ही इसने शासन किया। और इसे माना जाता है संस्थापक ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और इसकी मृत्यु जो हुई वो लकड़ी की इमारत में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। और इसका एक पुत्र था जौना खां। तो जौना खां इसका एक पुत्र था जो इसके बाद शासन में आता है, इसके बाद शासक बनता है। और जौना खां को ही MBT के नाम से जाना जाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है जौना खां को ही। तो पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शासक है तुगलक वंश का। तो देखिए तुगलक वंश में 3 या 4 शासक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें 2 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनमें है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक। तो 2 ही शासक हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो उसी प्रकार से यहाँ ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद टाइम पीरियड आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसका बचपन का नाम था जौना खां, यानी पहले इसे जौना खां के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1325 से 1351 ईस्वी तक। तो काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया। और इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसे शार्ट में MBT भी कह दिया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो पागल सुल्तान इसे कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत का ये सबसे विद्वान, यानी सबसे पढ़ा लिखा जो शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में, वो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक।
तो इसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक। वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक हुआ, बट इसने कई सारे यानी इसके जो एक्शन रहे वो फेल रहे। यहाँ पर कई सारे इसने असफल डिसीजन लिए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसको फ़ारसी भाषा है या अन्य जो भाषाएं हैं उसके साथ ही साथ कई सारे क्षेत्रों में ये काफ़ी विद्वान था, यानी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसको था हर एक क्षेत्र से रिलेटेड। और इसने क्या किया कि दिल्ली से जो अपनी राजधानी थी उसे दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद को राजधानी बनाया। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया था, और ये भी एक इसका असफल डिसीजन था। ये डिसीजन पूरी तरीके से इसका फेल हो गया। और उसके साथ ही साथ इसने यानी मुद्रा का भी चलन किया। तो पहले तो जो मुद्रा थी वो तांबे का जीतल और टंका जो इल्तुतमिश के समय में चल रही थी, वहीं यहाँ पर मुद्रा चल रही थी। बट उसमें क्या हुआ कि कई सारी नकली यहाँ पर जो मुद्राएं हैं वो आने लगी, जिससे फिर इसने चमड़े का सिक्का भी चलाया, यानी सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई। तो ये भी एक इसका असफल डिसीजन में ही शामिल किया जाता है। यानी इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर किया गया। और उसके अलावा इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए, यानी नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया दोनों जगह में 34 विद्रोह, यानी सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट हुए, जो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, वो इसी के शासनकाल में देखने को मिलते हैं हमको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और उसके अलावा इसके ही शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को, और मोरक्को का एक यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री है, वो इसी के समय में भारत आया था, इसी के समय में। तो कई सारे देखिए अब यहाँ पर सिलसिला शुरू हो जाता है जो भी विदेशी यात्री हैं उनका आने का, और इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो इब्न बतूता हो यानी किसके शासनकाल में आया, उसके बाद आगे आप देखेंगे फाहियान है, ह्वेनसांग है, ये किसके शासनकाल में आए, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है अफ्रीका के मोरक्को कंट्री से इब्न बतूता आया था। वो किसके शासनकाल में आया था, MBT के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, और इसको भी आपको याद रखना है। और इस पुस्तक का नाम है रहेला, जिसमें जो भी इंडिया और मोरक्को के बीच में जो व्यापार संबंध हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये इसकी इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला, इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन हुई मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, और इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। ध्यान रखिए, जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, बट सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का एक ये कह सकते हैं कि प्रयास किया था, और वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बट पूरी तरीके से सती प्रथा को समाप्त किया, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। बट उसके बाद भी जो शासक आए जैसे अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद आगे आप देखेंगे जब अंग्रेज शासक भारत में आए, यानी जो अंग्रेज के जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल है, वायसराय रहे। तो उनमें भी आप वहाँ पर देखेंगे तो कई बार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर आप ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो सती प्रथा पर प्रतिबंध है वो पूरी तरीके से लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से जो टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं जो अगले शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और इसे भी इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है तुगलक वंश का। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा, यानी इसने भी काफ़ी लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत में। और इसे ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, वैसे जो अकबर हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अकबर का संबंध मुग़ल वंश से। बट एक यहाँ पर तुलना की गई है कि दिल्ली सल्तनत में अगर कोई अकबर की तरह महान
शासक हुआ है तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तो इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया था। किसके द्वारा? एली फिंस्टन के द्वारा। एली फिंस्टन के द्वारा इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर नाम दिया गया, यानी उससे तुलना की गई। जिस प्रकार से अकबर महान हुआ मुग़ल वंश के दौरान, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक भी काफ़ी महान शासक हुआ। और सबसे ज़्यादा जो नहरें हैं वो इसी के शासनकाल में निर्मित हुई। वैसे तो शुरुआत हो गई थी तुगलक वंश में नहर निर्माण की, बट सबसे ज़्यादा जो नहरें थी वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही इनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिली। और उसके साथ ही साथ इसने 2 नए सिक्के भी चलाए, जिनमें अधा एवं विक। तो ये नाम आपको याद रखना है, अधा और विक नामक सिक्के किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले हमने पढ़ा था तांबे का जीतल, चांदी का टंका के बारे में, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई मुद्रा थी। उसके बाद अधा और विक नामक सिक्के ये चलाए थे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके अलावा इसने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण भी कराया था। वैसे कुतुब मीनार निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुई थी, बट इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। और फिर जो कुछ बीच में ये क्षतिग्रस्त भी हो गई, तो इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और इसने, यानी इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम भी आपको याद रखना है। इसकी एक आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है, यानी बुक है, जो इसके द्वारा स्वयं ही लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं इसके द्वारा बसाए गए शहर। तो इसने कई सारे शहर बसाए अपने नाम से, जो कि आज भी हैं, जिनको हम आज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें है फिरोजपुर, उसके बाद हिसार। ये सभी आपको जो शहर उसने बसाए थे ये आज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जौनपुर शहर, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया शहर है। और फिरोजाबाद, जहाँ की जो चूड़ियाँ हैं काफ़ी फेमस हैं, यानी ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है फिरोजाबाद को, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया शहर है। और उसके अलावा एक स्टेडियम है, आपने सुना होगा नाम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो जो फिरोज शाह कोटला शहर है ये भी बसाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि आज भी है। तो ये कई सारे शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। और इसने सबसे ज़्यादा बाग भी लगवाए अपने शासन काल में। और इसके शासनकाल में 4 प्रकार के, यानी 24 प्रकार के कर पहले हुआ करते थे, तो इसने सभी को हटाकर 4 प्रकार के टैक्स केवल लगाए। और इनमें कौन कौन से टैक्स शामिल हैं? तो इनमें सबसे पहले आता है जजिया कर। और जजिया कर का इतिहास हम आपको पहली ही क्लास में बता चुके हैं। जजिया कर कई बार लगेगा हटेगा, आप देखेंगे। तो सबसे पहले इसे लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला। वैसे नॉन मुस्लिम पर लगने वाला कर है जजिया कर, और ब्राह्मणों से भी वसूला था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने, और अंग्रेज़ों से वसूला था औरंगजेब ने। तो ये भी बात आपको याद रखनी। उसके बाद आता है दूसरा कर, खराज कर। फिर यहाँ पर तीसरा आता है खुम्स कर और जकात कर। तो ये 4 कर जो थे वो लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन थी फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर देखी। और उसके अलावा इसने दार उल सफ़ा के नाम से एक विभाग बना रखा था अस्पताल के लिए, और दीवान ए खैरात एक इसके द्वारा बनाया गया विभाग था जिसमें गरीबों के लिए दान किया जाता था, गरीबों को दान दिया जाता था। तो इसने कई सारे समाज हित में भी कार्य किए, इसीलिए इसको संज्ञा दी गई थी दिल्ली सल्तनत के अकबर की। और इसी के शासनकाल में जो आक्रमण हुआ तैमूर लंग का यहाँ पर आक्रमण होता है, वो इसी के शासनकाल में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जो इसके बाद शासक आए, यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद काफ़ी कमज़ोर शासक रहे इस तुगलक वंश के दौरान। तो तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तो उसी के साथ ही तुगलक वंश की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है, यानी तुगलक वंश यहाँ पर पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है, पतन हो जाता है तुगलक वंश का। और उसके बाद यहाँ पर स्थापना होती है सैयद वंश की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ये 4th नंबर का वंश होगा, और इसमें छोटा सा ही ये टॉपिक है सैयद वंश, क्योंकि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट शासक हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये सैयद वंश 4th वंश, और इसके बारे में हम
पढ़ेंगे अगली क्लास में। और फिर हमारा बचेगा लोधी वंश, जो कि लास्ट वंश है दिल्ली सल्तनत का। तो इसके साथ ही हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही यानी मेडाइवल हिस्ट्री के साथ हम करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, जो कि हमारी वीकली होती है। यानी वीकली करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करते हैं पूरे सप्ताह की, जिसमें कल है संडे और कल ही जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स है उसका 4th पार्ट आएगा। यानी जो भी इस सप्ताह यानी 23 से 29 अगस्त तक की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उससे रिलेटेड वीडियो कल आपको मिल जाएगा। यानी हर संडे को ही हम जो भी वीकली करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अच्छी तरीके से। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।